गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पता है। अब हमें रिफ्रैक्शन करना है थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो सपोज करो मेरे पास ये है मेरी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD। अब इसके थ्रू हमें शो करना है अपना रिफ्रैक्शन फिनोमिना। टॉपिक को जैसे मैं करवा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपने टॉपिक को समझना है, समझने की कोशिश करनी है। अदरवाइज आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम बन सकती है। पहले जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे देखना है आपने, उसके बाद आप बुक का रेफरेंस ले सकते हो, बुक से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक भी है और थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। थ्योरेटिकल टॉपिक में जैसे मैं करवा रहा हूं बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बनाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्लिकली टू द इंटरफेस AB। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। अब आप क्या करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे लाइक दिस, डॉटेड फॉर्म में। इस तरह से आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इस इंसिडेंट रे को, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे को इस तरह से पास हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, ये है हमारे पास एयर मीडियम, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड गोइंग टू ग्लास स्लैब। तो क्या हो रहा है यहां पर, लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड गोइंग टू डेंसर मीडियम। और जब भी लाइट आपकी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव करती है तो क्या होता है, फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना। कैसे होता है वो समझना है आपने। ये है आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम नाम दे देंगे O। ठीक है, क्लियर है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम लगाएंगे एक नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन आपके पास है, इसको नाम दे देते हैं N डैश। ओके, क्लियर है। तो ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस लाइन को, इस इंसिडेंट रे को इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन। कैसे होगा आपको पता है, या इधर लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। यहां पर जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन बन रही है रेयर टू डेंसर की। और आपको रूल वाइज पता होना चाहिए, when a ray of light going from rare to denser medium what will happen, refracted ray bend towards normal। तो एक लाइन यानी रिफ्रैक्टेड रे जिसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, इस तरह से नहीं जाएगी, बल्कि एक्चुअली में मूव कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, मूव कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रे हमारे पास बनेगी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये हमारे पास बनेगा एंगल I1, ये बनेगा हमारे पास एंगल R1। अब 1 क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको पता लगेगा। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर हुआ क्या है, दोबारा देख लेते हैं। यहां पर अभी इंसिडेंट रे मूव कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है, रेयर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फिनोमेना, यहां तक आपको क्लियर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर अगेन जो रे है आपकी वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन फिनोमिना अकर 2 टाइम्स। रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो होगा वो 2 बार होगा। एक बार हुआ है एट द इंटरफेस ऑफ AB, यानी AB सरफेस पर, और एक बार रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा आपका DC पर। अब AC पे AB पर कैसे हुआ था, रेयर टू डेंसर, और जो DC वाला पार्ट है उस पर होगा आपका डेंसर टू रेयर। और आपको ये भी पता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर व्हाट विल हैपन। सोचो इसके बारे में। इतना मैं आपको यहां पे बता दूं कि क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना दोबारा हो रहा है, रिफ्रैक्शन 2 यानी दोबारा हो रहा है। यहां पर क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन 1 हुआ था, रिफ्रैक्शन 1। फिर यहां से ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए। ये रे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रे, और अब क्या होना चाहिए, इसे सीधा पास हो जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगी। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल
का सिचुएशन यहाँ पर बनती है तो क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू दिस डॉटेड लाइन, इट विल बिकम पैरेलल टू दिस डॉटेड लाइन। इसीलिए डॉटेड लाइन मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाई थी। तो अब यहां पर क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना दूसरी बार हो रहा है तो ये बन जाएगा आपके पास एंगल I2 और ये बन जाएगा आपके पास एंगल R2, ये बन जाएगा आपके पास एंगल R2। इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन इंसिडेंट रे बनती है, ये रिफ्रैक्टेड रे बनती है। लेकिन अगर हम इस एक ही रे को दो नाम कैसे दे सकते हैं, तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, इस रे को नाम देते हैं इंसिडेंट रे, इसे नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसे नाम देते हैं इमर्जेंट रे। और क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन फिनोमेना दो बार हो रहा है इसीलिए यहां पर फर्स्ट केस में 1 1 लग जाएगा। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां पर दोबारा हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है, तो यहां पर बन जाएगा I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा डायग्राम। अभी इसमें और कुछ पार्ट भी आपके पास आएगा, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके सामने इस तरह से अवेलेबल है। इस पार्ट को ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और आप अपने हाथों से भी इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस आपने करनी है। यहां पर क्योंकि मैं फ्री हैंडेड डायग्राम बना रहा हूं तो जैसे मैंने आपको बोला है कि ये दोनों रेज आपके पास पैरेलल हैं। अगर आपको पैरेलल नहीं लग रही हैं तो आप क्योंकि अपने पेंसिल से स्केल से बनाओगे तो ये आपको लाइन पैरेलल बनानी है और ये सभी लाइंस के आपस में स्ट्रेट हैं। मींस ये लाइन एक स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है। बस जो बेंडिंग है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फ्री हैंडेड डायग्राम बन रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके पास बनेगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को आपको ध्यान से देख लिया। अब इस डायग्राम के अंदर हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कैलकुलेशन पार्ट के लिए। कैसे समझनी पड़ेंगी, ध्यान से देखो। यहां पर जो आपका एंगल I2 है, एंगल I2 वो आपका एंगल R1 के इक्वल है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। ये लाइन आपके पास पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों ही लाइन आपके पास क्या है, पैरेलल है। और इसमें आपकी मैथ की प्रॉपर्टी यूज होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और आपका एंगल I2 आ जाएगा आपके एंगल R1 के इक्वल आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू R1। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कैलकुलेशन पर्पस के लिए। यहां पर भी देखो मैंने यूज कर रखी है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको बातें। अब बारी आती है दूसरी। यहां पर आपको एक, जैसे हमने R1 और I2 की बात कर लिया, अब हमारे पास एंगल बच गए हैं I1 एंड R2। तो एंगल I1 भी आपका एंगल इक्वल होगा R2 के। अब कैसे होगा उसको ध्यान से समझ लेते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल रे को एक्सटेंड करेंगे, लाइक दिस। क्लियर हो रही है आपको बात है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब जैसे आपके पास ये एंगल है उसी तरह से एक एंगल आपके पास होगा ये वाला। ये एंगल आपस में क्या बन रहे हैं, ये एंगल आपस में बन रहे हैं आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। सपोज करो आपने एंगल अल्फा मान लिया, तो ये जो एंगल I1 है वो एंगल अल्फा के इक्वल होगा। अब एंगल I1 एंगल अल्फा के इक्वल है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब आपने मैथ की एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अल्फा एंगल है वो R2 के इक्वल है। यानी कि जो आपके पास एंगल I1 था वो आपके पास आ गया एंगल अल्फा के। एंगल अल्फा आपके पास इक्वल किसके है, एंगल R2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल प्रॉपरली एंगल क्या है, I1 है, इज इक्वल टू एंगल R2। इस तरह से। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको, ये आप नोट कर सकते हो, आपको ये दो बातें याद होनी या समझ में आनी जरूरी है। ये दोनों बातें, अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद हमें जाना है सीधा हमारे मैथमेटिक पार्ट पर। मैथमेटिक पार्ट्स पर कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा और वही रिजल्ट हमारे पास क्या है, मेन है। तो यहां पर इतना आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद मेन पॉइंट है ये दो पॉइंट कैसे हैं, ये दो पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर है। अब
हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां पर रिफ्रैक्शन 1 हुआ है, यहां पे रिफ्रैक्शन 2 हुआ है। जब यहां पे रिफ्रैक्शन 1 हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर रिफ्रैक्शन के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर भी रिफ्रैक्शन 2 टाइम सेकंड टाइम हुआ है तो यहां पर भी हम रिफ्रैक्शन के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कौन से लॉ को अप्लाई करना है, हमें वो ध्यान रखना है। तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉज आपके पास हैं, incident ray, normal and refracted ray all lie in the same plane, and second one is the Snell law. Snell law means sin I by sin R is equal to refractive index, जो कि हम इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर यहां पर हमें स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है, यहां पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है, और कुछ कैलकुलेशन पार्ट हमें करना है, और हमारा आंसर या हमारा जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, ध्यान से आपको पता ही है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर 2 पॉइंट लिखते थे हम, आपको ध्यान होगा 2 1 1 2 लिखते थे ना, तो 2 और 1 किसको रिप्रेजेंट करता था, मीडियम को रिप्रेजेंट करता था। अब यहां पर जो हमारे पास मीडियम है वो है एयर और ग्लास, एंड अगेन एयर एंड अगेन एयर। तो पहले जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है उस केस में क्या है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो उसके केस में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वो वाला पार्ट आता है जहां पे लाइट गई है, वेयर लाइट इज गोइंग। लाइट कहां पर जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं जी। और उसके बाद जो पार्ट बचता है यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें हम मेंशन करते हैं उस मीडियम को जहां से लाइट आ रही है। लाइट कहां से आ रही है, लाइट एयर से आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर। मींस जब हम इस पार्ट पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, साइन आई, और आई का मतलब आई यहां पर एंगल क्या है, I1 है, तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहां पर क्या है, R1 है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, साइन R1 इज इक्वल टू GA, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ को यहां पर अप्लाई करना है। ये बन जाएगी इंसिडेंट रे, ये बन जाएगी रिफ्रैक्टेड, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर से अप्लाई करते हैं, साइन आई, आई यहां पर क्या है, I2 है, साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन आर, आर क्या है, साइन आर, एंगल क्या है, R2। किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको लिखना आना चाहिए। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहां पर 2 पॉइंट है, जैसे यहां पर थे। फर्स्ट में कौन सा पार्ट आता है, जहां पर लाइट जा रही है, तो यहां पर जो लाइट है वो कहां जा रही है, एयर में जा रही है, यानी कि इस केस में क्या लिखा जाएगा, पहले Na। सेकंड में क्या लिखते हैं, जहां से लाइट आ रही है, तो लाइट आ कहां से रही है, लाइट तो ग्लास से आ रही है, इसका मतलब सेकंड पार्ट में क्या लिखा जाएगा, G। और इस पॉइंट के लिए रिफ्रैक्शन 2 के लिए स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इज इक्वल टू NaG। देखिए ध्यान से, यहां पे क्लियर है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम बुक्स में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप डायग्राम बुक का देखोगे तो शायद आपको बनाने में दिक्कत आए। तो बनाना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दी है, शुरुआत कैसे करनी है वो सब आपको यहां से क्लियर हो रही है। उसके बाद ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको समझा दिए कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद हमें अप्लाई करना है सिंपल हमारा स्नेल्स लॉ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ोगे या फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो उस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन, ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। इसे हमने यहां पर अप्लाई किया, जो एंगल आई है, जो नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो हमारा I1 है, इसीलिए वहां पर 1 रखा गया है। और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास है R1, इसीलिए मैंने यहां पर R1 रखा है। उसके बाद बारी आती है N। N को भी लिखने का तरीका है, वो भी आपको आना चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है GA। क्यों लिखा GA, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि N के बाद आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में वो मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट जा रही है, ओके, और सेकंड में आता है जहां से लाइट एंटर कर रही है। तो लाइट एंटर कहां से, लाइट कहां पर जा रही है, ग्लास में। एंटर कहां से कर रही है, एयर से, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है NGA।
यहां पर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए एंगल I2 है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2 हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट आ रही है ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में, इसीलिए साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इज इक्वल टू n। फर्स्ट में वो पार्ट आएगा जहां लाइट जा रही है, लाइट कहां जा रही है, एयर में जा रही है, कहां से जा रही है, ग्लास से जा रही है, इसलिए लिखा गया NaG। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। यही इस टॉपिक का सेकंड सबसे टिपिकल कह लो या मुश्किल पॉइंट कह लो ये है। अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, एक तो आपको ये बात क्लियर हो गई है और आपको ये इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं, तो उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं रहता, मींस कंफ्यूजन वाला पार्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एज मैंने दोनों एंगल यूज कर लिए जो मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बताए थे। अब ध्यान से समझो, अगर एंगल I1 एंगल R2 के इक्वल है, अगर एंगल I1 एंगल R2 के इक्वल है तो इनके साइन भी आपस में इक्वल होंगे। साइन का मतलब क्या है, आप इसके साइन के जो एंगल्स होंगे वो भी आपके यहां पर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल I1 is equal to R2 and hence sin I1 is equal to sin R2, ये होगा ही होगा। सिमिलरली साइन एंगल I2 is equal to R1, तो उनके साइन भी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। मींस इफ I2 is equal to R1 then their sine of angle of incidence I2 must be equal to sine of R1। क्लियर है? अब आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। मींस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये रहा इनके मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप की कैलकुलेशन है और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको दोबारा पूरा प्रॉपरली देख लीजिए ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का हमारा ये पार्ट क्वेश्चन रह गया है। देखो यहां पर साइन I1 किसके इक्वल है, साइन R2 के इक्वल है, यानी कि साइन I1 इक्वल टू साइन R2, ये कट जाएंगे। उसी तरह से साइन I2 इज इक्वल टू साइन R1, ये वाले पार्ट आपस में कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली बचा क्या, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया NGA इज इक्वल टू NAG। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, या तो आप इसको इस तरह से रिजल्ट को लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। और अगेन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे पास आया क्या है, हमारे पास यह है कि refractive index of glass with respect to air is equal to the reciprocal of the refractive index of air with respect to glass। ये रिजल्ट हमने पहले भी प्रूव किया है और यही रिजल्ट हमने प्रूव किया है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैब के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये टॉपिक 90% कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो आप इसको अगेन। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये डायग्राम, फिर ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, इनको आप मार्क करके सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपने इन पे देना है। उसके बाद तो बिल्कुल आसान है। अब बारी आती है इसके अंदर बचा हुआ 10%। वो 10% क्या है, इसके अंदर आपके पास एक टर्म यूज होती है दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको यहां पे रब कर देता हूं, इस सारे पार्ट को। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, एक टर्म बनती है दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो अब ये डी यहां पर क्या है, ध्यान से देखो। ये डी यहां पर, ये इस पॉइंट को आपने पकड़ना है, सेकंड डिफ्रैक्शन वाले पॉइंट को, और इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आता है इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ये है क्या, ध्यान से समझो। यहां पर ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इस रे को इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये अपनी पोजीशन से, एक्सपेक्टेड पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है।
और जो इसकी मूवमेंट है, मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मूवमेंट जो है जिस डायरेक्शन में से जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो जाने का पाथ है वो डिस्प्लेस हो गया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन बुक में अवेलेबल है, आप बुक में से भी देख सकते हो। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो यहां पर ये बोल सकता हूं मैं इसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ये इमर्जेंट रे है, तो द साइडवेज शिफ्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट रे ऑन इमरजेंस फ्रॉम ग्लास स्लैब, यानी कि जो ये लाइन है हमारे पास वो क्या हो गई है, साइडवेज शिफ्ट हो गई है। क्या हुई है, साइडवेज शिफ्ट हो गई है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बारी आती है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब पॉइंट आपके पास क्या आ गया है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है मींस जो साइडवेज शिफ्ट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यहां पर जो साइडवेज शिफ्ट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये थिकनेस पे डिपेंड करता है ग्लास की, कि ग्लास स्लैब जो आपको दी गई है वो कितनी थिक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर द थिकनेस ग्रेटर विल बी द साइडवेज डिस्प्लेसमेंट, साइडवेज शिफ्ट, और यू कैन से लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट साइडवेज शिफ्ट उस बात पे भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास स्लैब का, ये जो साइडवेज शिफ्ट है और यू कैन से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड लास्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, किस एंगल से लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास स्लैब। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स थे आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट के, और ये वो पॉइंट है जिन पे वो डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास बन जाता है, ये क्वेश्चन भी है और आपको ये बात भी याद रखनी है, इफ वी वांट नो या फिर जीरो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ये चाहते हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, तो वो जीरो कैसे होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए तो वो जीरो कैसे होगी। इसके लिए जो आंसर हम देते हैं वो ये आंसर देते हैं कि इफ अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, यानी कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, सपोज करो ये हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास जीरो हो जाए, I1 एंगल I1 हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इस तरह से, मीन जो ये जो रेज आपके पास है वो इस तरह से फॉल करे 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंड 0 डिग्री विद द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के साथ अगर हम एंगल देखते हैं वो जीरो बन रहा है आपका यहाँ पे, तो नॉर्मल के साथ अगर 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बन जाता है और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो यही आपके पास क्या रहेगी, यानी कि जो रेज आपके पास वो सीधी पास कर जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, चलो क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ पे इस पार्ट को रब कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तो सपोज करो ये ग्लास स्लैब है, सेम फिनोमिना हमारे पास हो रहा है रिफ्रैक्शन, लेकिन जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वो क्या है, जीरो है, एंगल ऑफ I1 हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ये स्ट्रेट पास हो जाएगी, मींस सेम लाइन इंसिडेंट रे है, सेम लाइन रिफ्रैक्टेड रे, और सेम लाइन ही हमारे पास क्या है, इमर्जेंट रे है। बस ध्यान रखना यहां तक इंसिडेंट, यहां तक रिफ्रैक्टेड, और इसके बाद यहां से आगे इमर्जेंट रे बन जाएगी। और इस केस में जो D की वैल्यू है यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस बात का भी अपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज की वीडियो लेक्चर का ये फिनिश हो गया है। हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं अब, क्योंकि एक दिन में 2 टॉपिक तो होने ही चाहिए हमारे। जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत छोटा है, जल्दी से हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप कि आपने जब भी आपको टाइम मिला आपने इसके स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट को देखने के बाद आप बुक से अगर पढ़ते हो
तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी क्लियर ना हो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो लेक्चर आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए 10-15 सेकंड, जो भी जितना भी आपको डाउट है, ठीक है। और बुक से डिट्टो मैच करने की कोशिश मत करना कि बुक में तो ऐसे दे रखा है, मैंने आपको ऐसे पढ़ाया। जब भी आपके पास फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह से वहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप चक्रों में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आपकी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो भ्रम, यानी कि कुछ हमें भ्रम फील होता है। वो भ्रम फील वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर इन और इन ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड at the interface of the air and water, at the interface of air and water। सिंपल इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक ग्लास टम्बलर के अंदर कुछ स्टिक रखते हो, या सपोज करो एक पेंसिल अगर आप रखते हो और उस पेंसिल को आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हो, ऊपर से आप उसे देखते हो, तो वो पेंसिल या वो स्टिक आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आएगी। तो वो क्यों नजर आती है, हमें उसको डायग्राम के हेल्प से समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से ग्लास टम्बलर को लेंगे। हमने ग्लास टम्बलर को यहां पे इस तरह से ले लिया। पानी है तो पानी को शो भी करना होगा, ये रहा हमारा पानी, वाटर। इससे ज्यादा शो नहीं करेंगे, इससे ज्यादा शो करेंगे तो जो डायग्राम है हमारा वो काफी मैसी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्टिक को और यू कैन से पेंसिल को। अगर वो एग्जाम में आपको स्टिक बोलता है तो स्टिक वर्ड यूज करना है, और अगर पेंसिल बोलता है तो पेंसिल वर्ड यूज करना है। तो क्योंकि अभी हम पेंसिल का एग्जांपल ले रहे हैं तो चलो पेंसिल का एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से मेरे पास मेरी पेंसिल है और वो पेंसिल मैंने इमर्ज की है इस ग्लास टम्बलर के अंदर, ठीक है। ओके, क्लियर। अब अगर मैं इसे यहां से इस पॉइंट से देखूंगा तो ये पेंसिल मुझे थोड़ी सी अपवर्ड शिफ्ट नजर आएगी, थोड़ी सी मुझे वहां से उठी हुई नजर आएगी। तो वो क्यों आती है वो समझ लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो रिफ्रैक्शन का ही है। अगेन मेन फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन। यानी कि कैसे है हमें वो समझना है। कैसे समझेंगे, देखो सपोज करो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, यहां पर इस पॉइंट को सपोज करो मैंने सी पॉइंट मान लिया। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इस बी सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां से इस पॉइंट से सी पॉइंट से लाइट इस तरह से मूव करेगी। क्लियर हो रही है आपको बातें। ये कौन सी रे बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी। इंसिडेंट रे कहां जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। कहां जा रही है, वाटर से एयर। इसका मतलब क्या है, डेंसर टू रेयर जा रही है। कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। कैसे होगा, it will move away from the normal like this, it will move away from the normal like this। क्लियर है। ये है इंसिडेंट रे 1, ये है रिफ्रैक्टेड रे 1। इतनी बात आपको क्लियर है। सेकंड, एक और रे हम यहां से पास कर देते हैं इस तरह से। सपोज करो आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगी नॉर्मल रे 2। इसे हम नाम देते हैं N1, नॉर्मल रे 1 इसे नाम देते हैं नॉर्मल रे 2। अब भी क्या होगा, अगेन सेम, because light is going from denser to rarer medium it will move away from the normal like this। इस तरह से ये रे आपकी मूव कर जाएगी। तो ये आपके पास I1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास I2, ये बन जाएगा आपके पास I2। अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें बनानी है लाइट की इमेज। ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज हैं और ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। और डाइवर्जन के केस में ये रिफ्रैक्टेड रेस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो जब ये मीट नहीं करेंगी मींस एक्चुअली मीट का केस अगर नहीं बनता है तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है अपीयर टू मीट का केस। अब अपीयर टू मीट के केस में हम क्या करेंगे, इन्हीं रिफ्रैक्टेड रेस को R1 R2 को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे डॉटेड फॉर्म में, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे डॉटेड फॉर्म में। और डॉटेड फॉर्म में जब हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो सपोज करो इस तरह से ये यहां पर मीट कर जाती है, ये पॉइंट यहां पर क्या कर गया, मीट कर गया।
तो होगा क्या, ध्यान से समझो, जो समझाने वाली बात है, डायग्राम को ध्यान से देख के समझने वाली जो बात है उसको समझने की कोशिश करो। इस पॉइंट की यहां कहीं पर इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो तो आपस में मीट ही नहीं कर रही। तो जब रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अपीयर टू मीट का केस बन रहा है या नहीं बन रहा। अपीयर टू मीट का केस यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, इस सी पॉइंट की इमेज बनेगी। अब इस सी पॉइंट की इमेज, एक्चुअली सी पॉइंट की जो इमेज है वो यहां पर बन रही है। सपोज करो हम उसे सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी भी इमेज बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम फिनोमिना को यूज करते हुए। हम उन्हें नहीं दिखाएंगे क्योंकि सारा डायग्राम मैसी हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसे इस पॉइंट से इस तरह से मीट कर देंगे, पेंसिल को इस तरह से मीट करेंगे। और जो ये मीटिंग वाला जो ये पॉइंट है, यानी कि बी से सी एक्चुअल पेंसिल है, एक्चुअल पेंसिल हमारे पास ये है। लेकिन उसके बाद जो ये बी से लेके सी डैश जो ये पार्ट बन रहा है वो एक्चुअली में क्या है, इमेज है इस पार्ट का। यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इस पार्ट से दिखाता हूं। जो ये वाला पार्ट हमारे पास बन रहा है ना, ब्लू मार्क, ये जहां पे मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है, एक्चुअली में वो क्या है, इमेज पार्ट है इस पार्ट का, इस बीसी पार्ट का इमेज पार्ट है ये ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, और है ये इमेज, लेकिन हमें कैसे लगेगा कि ये, हमें ऐसे लगेगा कि ये एक्चुअली में पेंसिल है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट है, उसे इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वो हमें स्लाइटली मुड़ी हुई नजर आएगी, हमें वो मुड़ी हुई नजर आ रही है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इलिस्ट्रेशन, यानी कि भ्रम होना, यानी कि धोखा होना एक तरह का। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से हमें कुछ भ्रम भी होते हैं। उनमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास बनता है वो ये पेंसिल वाला बनता है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। और हाँ, इसके अंदर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा वो कर देते हैं। यहां पर ऐसे इसको एक्सटेंड करके यहां पर हम बनाएंगे आईज। ठीक है, तो जो यहां से जो पर्सन देख रहा है, एक्चुअली में उसे क्या लगेगा, पेंसिल यहां पर है, जबकि वो पेंसिल नहीं है, वो पेंसिल की इमेज है। कैसे बनी, रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से बनी, और इसीलिए उसे क्या होगा, इलिस्ट्रेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है, मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं आपको, इसलिए मैं आपको वर्डिंग में बोल रहा हूं। अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर in a glass tumbler appear to be displaced at the interface of air and water, at the interface of air and water। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट आपको लिखना है। थ्योरी पार्ट आप बुक में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसे ही इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, थोड़ा सा काम आप भी करो, डायग्राम इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, क्लियर है बातें? अब इसी से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस, मतलब कि डायग्राम तो पूरा फिनिश यही, कंप्लीट यही है। थ्योरी पार्ट आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, और थोड़ा सा बुक की भी हेल्प ले सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। सेकंड जो इलिस्ट्रेशन है, सेकंड इलिस्ट्रेशन हमारे पास है कि अगर हम जैसे मान लो ग्लास टम्बलर ही ले लेते हैं, ये रहा मेरे पास ग्लास टम्बलर अगेन, और इस ग्लास टम्बलर के अंदर है पानी, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक कॉइन रख दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया इस तरह से। तो ये कॉइन जब मैं ऊपर से यहां से कहीं से देखूंगा तो ये कॉइन मुझे थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर इसकी हाइट नजर आएगी, और यू कैन से जो साइज है वो मुझे थोड़ा लार्ज नजर आएगा। तो वो पार्ट भी, ये जो काम होता है, ये जो फिनोमिना है या फिर ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये इलिस्ट्रेशन भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से ही है। कैसे, आप ध्यान से देखते हैं जल्दी से। यहां पर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज करो। तो इस पॉइंट से यहां से ये बन जाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे 1 होगा क्या, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। सेकंड रे हम यहां पर इस तरह से पास करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा फ्री हैंडेड डायग्राम है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपने स्ट्रेट स्केल की हेल्प से ही बनाना है इस तरह से। अब यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। ये आपके पास इंसिडेंट रे 1 थी, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 थी, ये इंसिडेंट रे 2 है। इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, इट विल बिकम रिफ्रैक्टेड रे 2। अब ये है रिफ्रैक्टेड रे 1, ये है रिफ्रैक्टेड रे 2। इट विल नॉट एक्चुअली मीट एट एनी पॉइंट, देयर इज नो चांस टू मीट R1 एंड R2 एट एनी पॉइंट। जब
R1 और R2 आपस में मीट नहीं करती हैं, तो सेकंड जो केस है हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास अपीयर टू मीट का। अपीयर टू मीट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे 1 और रिफ्रैक्टेड रे 2 को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, और जहां पर भी मीट पॉइंट आएगा, जहां पर भी आपका मीट पॉइंट आएगा, वो इस पॉइंट की, सपोज कर उसको लेबल कर लेते हैं O, ये क्या बन जाएगी, O डैश, यानी कि इसकी इमेज बन जाएगी। अब सभी अब कॉइन के पूरे पार्ट के लिए ऐसे ही चलता रहेगा, और आपके पास एक्चुअली में क्या होगा, आपके पास एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो आपको कॉइन है ना, जो कॉइन आपके पास यहां पर है, उसकी यहां पर आपको क्या नजर आएगी, इमेज नजर आएगी। ठीक है, क्या नजर आएगी, इमेज। लेकिन हमारा ब्रेन क्या कहेगा, हमारा ब्रेन कहेगा ये वो सिक्का ही है, ये वो कॉइन ही है हमारे पास। ठीक है, अब जो कॉइन एक्चुअली में यहां पर है, ये कॉइन हमें यहां पर अपीयर होगा, ये कॉइन हमें यहां पर क्या होगा, अपीयर होगा, और हमें कैसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, या फिर इसका साइज आपको लार्ज नजर आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये भी आपके पास एक डायग्राम और थोड़ी सी थ्योरी इसके अंदर लिखनी है। थ्योरी पार्ट आप बुक में से देख सकते हो, जो पूरा पार्ट है मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और हाँ, इसके लिए अगेन ध्यान रखो, यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, आई बनानी है, ह्यूमन आई, इस तरह से। तो डायग्राम क्लियर है आपको, थ्योरी पार्ट मैंने आपको वर्बली बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास अपीयर्ड, जो हमें नजर आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट हाइट। और एक्चुअल हाइट क्या है हमारे पास, ये है H, एक्चुअल हाइट। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, H डिवाइडेड बाय H डैश मींस अपेरेंट रियल हाइट, और यू कैन से रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यू कैन से वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पर ये लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि यहां पर एक ये पार्ट क्या है हमारे पास, ये पार्ट है वाटर, और ये पार्ट हमारे पास था एयर। क्लियर की बात है, ओके। और अगर आपको ये पॉइंट बताना है कि बाय हाउ मच हाइट इट इज रेज्ड, बाय हाउ मच हाइट, और यू कैन से डेप्थ इट रेज्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल हाइट में से अपेरेंट हाइट अगर आप निकाल देते हो, यानी कि ये आपके पास क्या थी, अपेरेंट हाइट, ये आपके पास एक्चुअल हाइट है, तो ये वाला जो पोर्शन आपके पास बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, बाय हाउ मच हाइट इट इज रेज्ड, तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा, यहां पे आप ये कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं। यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है, तो इस वीडियो को भी यहाँ फिनिश करते हैं, और इसके आगे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।